नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात हम इसको लेकर करेंगे कि CAA के मुखालफत में जिस तरह से मुल्क के कई शहरों में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं और एहतजाज हो रहे हैं। ख़ास तौर से ये इस तरह के मुजाहरे हैं, ऐसी नौयत के हैं जो पहली बार देखा जा रहा है कि कई शहरों में काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो घरों से बाहर निकली हैं, वो धरने दे रही हैं। लेकिन CAA के साथ साथ NRC की भी मुखालफत होने लगी और NRC के साथ अब जिक्र आ गया NPR का। तो NPR को लेकर भी मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं और जो ये एहतजाज है वो मजमूई तौर पर NPR, NRC और CAA के खिलाफ है। लेकिन NPR पर भी एहतजाज, सीधे तौर पर यह एहतजाज NPR के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनका यह कहना है कि NPR जो 2010 में लागू किया गया था, जब वो सेंसस एक्ट के तहत था, वो सही है। लेकिन जो NPR का फॉर्मेट अब है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत है, इसके तहत जो NPR है इसकी लोग मुखालफत कर रहे हैं। चूँकि पुराने NPR से इस NPR में कई ऐसे सवालात जोड़े गए हैं जिनका सीधा ताल्लुक NRC या CAA से जुड़ता है, जैसा अपोजिशन का कहना है या मुजाहिरीन का कहना है। और इसी बात को लेकर एक एक कर कई रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर NPR के खिलाफ भी फैसले लिए हैं। उनमें सरे फहरिस्त हम कह सकते हैं कि राजस्थान की हुकूमत है, जिसने जब अपनी असेंबली में करारदाद मंजूर किया था तो न सिर्फ CAA के खिलाफ बल्कि CAA, NRC और NPR के खिलाफ। उसके बाद केरल से भी आवाज़ आई कि CAA के साथ साथ उसने NPR भी अपनी रियासत पर नहीं कराने का पिनराई विजयन ने जो है ऐलान किया था और मरकज़ को इससे बाखबर किया था। उसके बाद जो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़, वहाँ से ये खबर आई कि CAA तो उनकी वो मुखालफत कर ही रहे हैं। उनका भी कहना है उनकी हुकूमत का कि NPR को भी वो मौजूदा शक्ल में राज़ी नहीं है कि उसे आगे बढ़ाया जाए। वैसी ही खबर तेलंगाना से भी है और आंध्र प्रदेश से भी है। इससे पहले बिहार, जो कि BJP की वहाँ पर मखलूत हुकूमत चल रही है, यानी बिहार में जो भी मौजूदा इक़्तिदार है वो BJP और JDU के साथ साथ है, मिली जुली सरकार चल रही है। सीधे तौर पर वहाँ BJP हुकूमत कर रही है, बिहार में इक़्तिदार में है, JDU उसके साथ है। और बिहार की असेंबली में इस बात को लेकर करारदाद मंजूर होता है, कर लिया जाता है कि NPR का जो मौजूदा फॉर्मेट है उसके खिलाफ है बिहार की हुकूमत और बिहार की असेंबली। और वहां से ये आवाज आती है कि NPR जो पिछले बार हुआ था, जिसमें वैसे इजाफी सवालात नहीं थे जिनका सीधा ताल्लुक सिटीजनशिप से या NRC से जुड़ता है, उसके खिलाफ है बिहार की हुकूमत। और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है आंध्र प्रदेश का, जहां के वजीर आला हैं जगन मोहन रेड्डी। तो आज हम इस पर खास तौर से बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको लेकर क्या मौक़िफ़ है और क्या फैसले वहां की काबीना ने लिए हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि झारखंड में जो नई हुकूमत बनी है, इससे पहले BJP की हुकूमत थी, तो अब जो नई हुकूमत है उससे जो माइनॉरिटी तबका है उसकी उम्मीदें कितनी ज़्यादा हैं और अभी हालिया जो बजट पास हुआ तो क्या इशारा मिला, उम्मीदें कमज़ोर पड़ी या मजबूत हुई। लेकिन पहले आज की 8 अहम खबरों पर नजर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं खबर खास में आज की 8 अहम खबरें। सबसे पहली खबर आपको हम बता दें कि दिल्ली में जो फसादात हुए थे 23 की रात, 24 और 25 को, इन फसादात के बाद वहाँ की जो अब कहानी है वो धीरे धीरे सामने आ रही है कि कितनी वहाँ पर तबाही मची है, कितनी जानें गई हैं। हर एक गुजरते दिन के बाद कुछ नई खबर आती है, कुछ नई इत्तला मिलती है कि एक और लाश वहाँ मिली है। अब तक जो लाशों की तादाद है, जो मरने वालों की तादाद बताई जा रही है, वो तकरीबन 46 हो गई है। हालांकि जो गैर मुसद्दका रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2-3 और इसमें इजाफा हो सकता है। तो दिल्ली फसादात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी देर के बहस मुबाहिसे के बाद जो सरकार की तरफ से तुषार मेहता हाजिर हुए थे
और कॉलिन जो हाजिर हुए थे, उन दोनों के बीच काफ़ी बहस वबासा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की हिदायत दी है कि दिल्ली फसादात के ताल्लुक से जो दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत चल रही थी, जिसकी तारीख को मुलतवी करके अप्रैल में कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हिदायत दी है कि इसकी समाअत जल्द हो और 6 तारीख यानी कि आज से ठीक 2 दिन के बाद 6 तारीख तय की गई है कि 6 मार्च को इस पर दिल्ली हाई कोर्ट समाअत करे। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि जहां तक हो सके इससे जुड़े तमाम मामलात, फसादात से जुड़े तमाम मामलात की समाअत हो और जल्द से जल्द हो। ये एक अहम खबर है। दूसरी खबर है आज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को लेकर। पार्लियामेंट में आज बजट सेशन का जो दूसरा मरहला जब से शुरू हुआ है तो उसका आज तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखना पड़ा। राज्यसभा को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा को आज भी कुछ देर की कार्रवाई के बाद कल तक के लिए मुलतवी किया गया। मगर जितनी देर कार्रवाई चली इस दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बिल को पेश किया गया और साथ ही डायरेक्ट टैक्स बिल, विवाद से विश्वास बिल को पास किया गया। लेकिन जो हंगामा इस बात को लेकर था कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो चाहती थी कि हर हाल में पार्लियामेंट में दिल्ली फसादात पर बहस हो और अपोजिशन का कहना है कि इसके लिए कोई जिम्मेदारी ले वजीर दाखिला या वजारत दाखिला इसकी जिम्मेदारी ले कि आखिर चूक कहां से हुई है। लेकिन जो खबर सामने आई है कि लोकसभा में वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन को बताया है कि हुकूमत दोनों ऐवानों में दिल्ली तशद्दुद पर बहस करने के लिए तैयार है। लोकसभा में 11 मार्च को और राज्यसभा में 12 मार्च को बहस होगी। दरअसल इस बात को लेकर यह था कि जल्द से जल्द बहस कराई जाए। तीसरी तस्वीर है राहुल गांधी का दौरा। दिल्ली में फसाद मुतासरा जो इलाके हैं शुमाल मशरक़ी दिल्ली के, चाहे वो जाफराबाद हो, शिव विहार हो या दूसरे और इलाके हो, उन तमाम इलाकों में अब शायद ये कांग्रेस पार्टी को ये एहसास हुआ है कि वहां जाना चाहिए और उस इलाके का दौरा करना चाहिए। ये सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल खबर यह है कि राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के एमपीज का एक डेलीगेशन है, वो आज उन इलाकों का दौरा कर रहा है, फसाद मुतासरा इलाकों का, और उसका जायजा ले रहा है किस तरह से नुकसानात हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात को उठ रही है कि आखिर इतनी देर क्यों कर दी जगने में, इतना वक्त क्यों लग गया, 8 से 10 दिन का वक्त क्यों लग गया दिल्ली से दिल्ली की तरफ ही रुख करने में। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था, ये सवाल है। और एक और अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं, ये है मंदिर के मुहाफिज मुसलमान। दिल्ली में हालात मामूल की जानिब धीरे धीरे लौट रहे हैं, लेकिन अब भी लोगों में दहशत है। मुख्तलिफ इलाकों में लोग एक दूसरे की और एक दूसरे के मजहबी मकामात की हिफाजत कर रहे हैं। आज हमने ये भी देखा, हमारे नुमाइंदे जैसे कि रिपोर्ट की है कि जाफराबाद जो इलाका है जो फसाद से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा था, जाफराबाद के इलाके में एक गली है जहाँ मुसलमान काफ़ी बड़ी तादाद में एक मंदिर की हिफाजत करते नजर आए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अनोखा वाक़या है अकेला या फिर और कोई वाक़यात ऐसे नहीं हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ पर मुसलमान बाज़ाब्ता चौकीदारी कर रहे हैं और हिफाजत कर रहे हैं, मुहाफिज बने हुए हैं कि मंदिर को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। और ऐसी ही मिसालें दूसरी कम्युनिटी की तरफ से भी मिल रही हैं जब ये देखा जा रहा है कि वो एक दूसरे के मजहबी मकामात की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल, उम्मीद की किरण यहाँ से जगती है कि जो मुनाफरत की हवा को और ज़्यादा फैलाने की जो सियासी कोशिशें थी कुछ लोगों की तरफ से, उसको एक गहरा यहाँ से जो है तमाचा यहाँ से लगता दिखाई दे रहा है कि जो आपसी मेलजोल का जो माहौल है उसे हर हाल में लोग बरकरार रख रहे हैं। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें बाज़ाब्ता मुसलमान किस तरह से मंदिर की हिफाजत करे वो आपने देखा। अब खबर है कोरोना के ताल्लुक से। क्या कोरोना ने वाकई भारत में अपने पैर बहुत पसार लिए हैं और क्या भारत के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी मामले आए हैं वो तमाम मामलात अंडर कंट्रोल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र मरकजी वज़ीर सेहत ने दिल्ली के अस्पतालों के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग भी की और इस मीटिंग में सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। 3 केसेस ऐसे बताए गए हैं कि जो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक जयपुर का मामला है और एक दिल्ली का मामला है और एक हैदराबाद का मामला है। ये तीनों बहुत क्लोजली मॉनिटर किए जा रहे हैं और जिन लोगों के भी इनके साथ राब्ते हुए थे कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी आइसोलेट किया जा सके और उन्हें क्वारंटाइन करके यानी अलग थलग रख के उन्हें इतना वक्त दिया जाए ट्रीटमेंट के साथ ताकि वो दूसरों तक की बात ये जो मर्ज है वो ना पहुंच पाए।
तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसका बचाव ही इसका बेहतर इलाज है। आप अपने हाथों को जहां तक हो सके साफ रखें। अक्सर आप उसे साबुन से धोया करें या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और जहां तक मुमकिन हो, अगर आपको सूखी खांसी ज़्यादा दिनों तक रहती है, बुखार भी रहता है, तो आपको ज़रूरी है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये हिदायत दी जा रही हैं। इसके बाद जो अहम खबर है वो है ममता बनर्जी का मरकज पर निशाना। जी हां, मगरबी बंगाल की वज़ीर ममता बनर्जी सीधे तौर पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि दरअसल कोरोना का जो मामला है वो उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फसादात जो हुए हैं दिल्ली में, उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर खौफ हरास फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। ममता ने यह बयान मगरबी बंगाल के साउथ दिनाजपुर में दिया है। और उसके बाद एक अहम खबर है, कुलदीप सिंह सेंगर, याद होगा आपको जिस तरह से उन पर इस्मत रेज़ी का मामला था, तो उन्नाव इस्मत रेज़ी के मुतासरा के वालिद के कत्ल के मामले में 30 हज़ारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत 7 मुलज़मीन को कसूरवार करार दिया है। यानी कि उन्नाव इस्मत रेज़ी के मुतासरा के वालिद के कत्ल के मुजरिम करार दे दिए गए हैं कुलदीप सिंह सेंगर। इस मामले में सजा का ऐलान 12 मार्च को होगा। इसके बाद जो अहम खबर है वो औरंगाबाद से है। जैसा आपने बताया कि एनपीआर को लेकर लगातार ये बातें हो रही हैं कि कई जगहों पे जो मुजाहरे हो रहे हैं वो इसी बात को लेकर हो रहे हैं कि एनपीआर कबूल नहीं है, पुराने फॉर्मेट पे होना चाहिए, ये मांग है। तो औरंगाबाद में इसको लेकर बाकायदा एक कुल जमाती एक मीटिंग हुई और लोगों ने वहाँ जो हाजरीन थे उनको बताया कि आप एनपीआर से कैसे मुकाबला करें और एनपीआर का फॉर्म अगर आप भरें तो किस तरह से भरें और ना भरें तो क्यों ना भरें, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसका बाकायदा वहाँ पर जो है एक मीटिंग करके बताया गया। क्योंकि एनपीआर पुराने फॉर्मेट पे हो इसके लिए सब राज़ी हैं, नए फॉर्मेट पे एनपीआर को लोग राज़ी नहीं हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये एनआरसी की पहली सीढ़ी है। ऐसा जो मुतासरी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं या जो लोग इसकी मुखालफत करें वो कह रहे हैं। और अब हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदों का। जैसे हमने आपको पहले बताया कि आज हम 2 खास मौजू पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एनपीआर को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हैदराबाद से, अब वो हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। और साथ ही हमारे साथ कुछ देर में जुड़ रहे हैं नौशाद आलम। झारखंड में जिस तरह से इक़्तिदार की तब्दीली हुई है हालिया इंतखाबात के बाद, तो इक़्तिदार की तब्दीली के बाद जो अब बिल्कुल जो इक़्तिदार में अभी पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव के दौरान अक़लियत नवाजी का दम भरती नजर आई थी अपने तकारीर में। तो क्या उनके जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं या जो हालिया अभी बजट भी पेश हुआ है, क्या उससे ऐसा साबित हो रहा है कि वो अक़लियत दोस्ती का सबूत दे रहे हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले रुक करते हैं, आप दोनों का इस्तकबाल है अनीस और नौशाद। पहले अनीस रहमान के पास चलते हैं। अनीस, ये जो खबर अभी है आंध्र प्रदेश से कि वहाँ काबीना ने यह फैसला लिया है कि वो एनपीआर 2020 यानी 2020 का जो एनपीआर का फॉर्मेट है उसकी वो मुखालफत करती है वहाँ आंध्र प्रदेश की हुकूमत, और इसको लेकर वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी लाने वाले हैं। इसके ताल्लुक से मज़ीद तफसीलात अनीसुर रहमान क्या है, और उसके बाद ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि तेलंगाना हुकूमत का भी स्टैंड एनपीआर को लेकर क्या है। अनीसुर रहमान। जी देखिए विशाल, जब शहरियत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश हुई थी तो उस बिल का आंध्र प्रदेश की हुकूमत जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तायीद की थी उसकी लोकसभा और राज्यसभा में। इसको लेकर आंध्र प्रदेश के जो मुस्लिम अक़लियत हैं वो काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने अपने जो गुस्से का इजहार भी किया था। लगातार वहाँ पर एहतजाज हो रहे थे, ख़ास तौर पर कर्नूल और विजयवाड़ा की मैं बात करूं तो वहाँ पर जो है मुसलसिल एहतजाजात हो रहे थे और इस सिलसिले में हुकूमत से नाराज़गी का जो है इजहार किया जा रहा था। ख़ास तौर पर मैं एक बात बताना चलूँ कि आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सैयद अमजद पाशा, उन्होंने भी ये कहा था कि उन्होंने यकीन दिलाया था कि सीएए और एनपीआर के तहत जो खदशात हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर इस सिलसिले में रियासती हुकूमत मरकज़ का साथ देती है तो वो अपना इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हैं। तो इस किस्म के जो है मैसेजेस हुकूमत की तरफ से मुस्लिम अक़लियत को दिए जा रहे थे। कल चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने ये कहा था कि एक ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ये कहा था कि जो भी खदशात हैं मुसलमानों के उसको दूर किया जाएगा, और ख़ास तौर पर मरकज़ से ये दरख्वास्त की जाएगी कि
वो जो सेंसस है 2010 का उसी के फॉर्मेट के तहत जो है एनपीआर किया जाए। तो आज जो अमरावती में जो काबीना का इजलास हुआ था तो उसमें जो है वही फैसले लिए गए कि एनपीआर के जो है ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि रियासती हुकूमत, जो आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमत है, वो एनपीआर के खिलाफ है। जी, तो इसमें दरअसल एनपीआर के खिलाफ है या फिर ये कि एनपीआर 2020 के खिलाफ है? एनपीआर का जो 2020 का मॉडल है, जो उसका फॉर्मेट है, उसके खिलाफ है? अनिस, ये हमारे नाज़रीन को बहुत बारीकी से समझाना होगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो पुराने फॉर्मेट पे यानी 2010 का जो एनपीआर था उसके कराए जाने को लेकर वो मुत्तफिक है, न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि नीतीश कुमार, जहां बिहार में बीजेपी खुद इक़्तिदार में है, बीजेपी और जेडीयू, वहां भी इसको लेकर रिजोल्यूशन बाज़ाब्ता अब मंजूर कर लिया गया कि वो पुराने एनपीआर के लिए तो तैयार है, नए एनपीआर के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो इजाफी सवालात हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अवाम में किस तरह के खदशात हैं एनपीआर 2020 को लेकर? जी, देखिए विशाल, अभी तक चूँकि एनपीआर के जो है ताल्लुक़ से मरकज़ का कोई जो है मुकम्मल क्लियर ज़ाब्ता जो है सामने नहीं आया है, लेकिन जो इंटरनेट पर जो फॉर्म्स दस्तियाब हैं उसको लेकर काफ़ी खदशात पाए जा रहे थे। ख़ास तौर पर वालिदैन के जो है डेट ऑफ बर्थ और उनके जाए पैदाइश को लेकर जो खदशात यहाँ पर पाए जाते हैं तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी। तो मैं समझता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश की जहाँ तक बात है और आज जो काबीना का वहाँ पर इजलास हुआ था और उसमें जो फैसला लिया गया, तो वो यही यानी मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो आपके खदशात हैं, ख़ासतौर पर जो वालिदैन के मुतालिक जो सवालात हैं, उसको जो है मरकज़ से यही दरख्वास्त की जाएगी कि वो जो है एनपीआर के फॉर्म में उसको शामिल ना किया जाए, बल्कि जो मरदूदशुमारी थी 2010 की, उस सिलसिले में जो शराइत थे, जो जवाबित थे, जो जिस किस्म का फॉर्म था, उसको ही जो है इस बार भी रोबे अमल लाया जाए। मिसाल जी, एक और चीज़ इसमें जो उन्होंने पहले तो जगनमोहन रेड्डी ने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद फिर आज काबीना का इजलास भी हुआ। काबीना ने फैसला किया है कि वो एनपीआर अक़लियती तबक़ात के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात से मरकज़ी हुकूमत को वाकिफ़ कराया जाएगा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई एनपीआर के ताल्लुक़ से अगर इसका कोई नेगेटिव आस्पेक्ट है अगर, तो क्या वो सिर्फ जो अक़लियती तबक़ा है उस पर इसका असर पड़ेगा? अगर वज़ीर आला ने कुछ इस तरह का फ़ैसला लिया है तो क्या उस पर सवाल उठेंगे कि ऐसा ही क्यों? ये अगर सवालात उठने हैं तो और भी कई कम्युनिटी हैं जो लगातार इस तरह के एहतजाज में शामिल हैं। वो SC/ST के लोग हैं, वो यहाँ तक कि जो हिंदू आबादी है उनके भी कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अनिसुर रहमान जी, देखिए विशाल, ये जो अभी काबीना का जो इजलास हुआ था और जो कल का जो ट्वीट हुआ था, तो उसके रिएक्शन में हम लोगों ने वहाँ के जो मुस्लिम नुमाइंदों से बात की थी। मुस्लिम नुमाइंदों का ये मानना है कि जो एनपीआर का जो ज़ाब्ता है वो तो बिल्कुल मरकज़ पर मुनहसिर है कि वो किस तरह का जो है ज़ाब्ता बनाते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जो रियासती हुकूमतें हैं उनसे जो है ये तवक्को की जा रही है कि वो मरकज़ पर दबाव डालें और इस तरह का दबाव डालें कि वो जो इनके जो खदशात हैं, ख़ास तौर पर जो वालिदैन को लेकर जो सवालात हैं, उसको दूर किया जाए। आज मैंने बात की थी विजयवाड़ा के जो मुस्लिम जो दानिशवरान हैं, उनका यही कहना है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें तवक्को है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वो मरकज़ पर जो है वो जितना भी दबाव डाल सकते हैं वो दबाव डालेंगे। उनसे काफ़ी तवक्कुआत हैं। जी अनिसुर रहमान, मैं थोड़ा इस ताल्लुक से भी चाहूँगा कि आप थोड़ी हमारे नाज़रीन को बता दें कि तेलंगाना हुकूमत का अब तक इस मामले पर क्या स्टैंड रहा है। चूँकि खबर तेलंगाना से भी आई थी कि एनपीआर के जो पुराने फॉर्मेट है उसको लेकर यहाँ की हुकूमत तैयार नहीं है और यहाँ भी असम्बली में इसको लेकर करारदाद लाए जाने का, उससे मंजूर कराने की बात थी। इस बारे में क्या अभी ताज़ा जानकारी है इस ताल्लुक से तेलंगाना के हवाले से? जी, देखिए विशाल, इस माह की 6 तारीख से तेलंगाना के असम्बली के बजट सेशन की शुरुआत हो रही है। तो हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बजट सेशन में जो CAA और शायद NPR को भी लेकर जो है कोई वहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। पहले तो यही CAA की बात हो रही थी, लेकिन बाद में ख़ासतौर पर जो
महमूद अली हैं यहाँ के वज़ीर दाखिला, उनका उन्होंने ये ऐलान किया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो है यहाँ रियासती हुकूमत NPR के ख़िलाफ़ भी जो है रेजोल्यूशन पास करेगी। तो कुल मिलाकर ये देखना है कि जो 6 मार्च को जो इजलास शुरू होगा बजट का असेंबली का, तो उसमें वो किस तरह का ड्राफ्ट बनाते हैं और किस तरह का रेजोल्यूशन लेते हैं। जी, और दूसरे बात आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त नौशाद भी जुड़े हुए रांची से। रांची में भी इसके खिलाफ यानी CAA NRC NPR के खिलाफ वहां भी शाहीन बाग की तर्ज पर कटरू इलाके में लगातार खवातीन धरने पर बैठी हैं और उसके भी करीब मुझे लगता है नौशाद के 1 महीने से ज़्यादा का अरसा भी हो चुका है। लेकिन नौशाद, मेरा सवाल आपसे पहले तो ये है कि इस पर हुकूमत का रिएक्शन क्या है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये जो एहतजाज चल रहा है क्या इसका कुछ इसकी कोई सुध-बुध जैसा कुछ असर वहाँ की हुकूमत पर पड़ रहा है? और साथ ही ये कि हुकूमत ने अभी हालिया पहला बजट भी वहाँ पेश किया, तो जो बहुत सारे मुतालबात और बहुत सारे ऐसे अक़लियती इदारे थे जो पिछली हुकूमतों में ऐसा लगता था कि उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है या उसे साइडलाइन किया गया है, अब इनके हालात क्या है और कितनी उम्मीद वहाँ की अक़लियती आबादी कर रही है इस ताल्लुक से? नौशाद जी बिल्कुल वैसाल, देखिए हम आपके पहले सवाल का ये जवाब देना चाहेंगे कि हुकूमत की जो तश्कील हुई है हेमंत हुकूमत की रियासत में, ये तकरीबन 1.5 माह पहले जो है ना हुकूमत का वजूद अमल में आया है और वज़ीर आला के तौर पे ओहदा संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने इसी मौजू पे CAA और NRC के मौजू पे उन्होंने वाज़े तौर पे मीडिया को ये कहा था कि हम पहले इसका स्टडी करेंगे और उसके बाद ही इस पे जवाब देंगे और कोई फ़ैसला लेंगे। अभी जो NPR के ताल्लुक से चूँकि जो है वो सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, यहाँ रियासत में भी कई जगह पर वर्कशॉप का भी इनकाद किया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए, तो उसमें ये बातें आ रही हैं सामने कि इसमें जो मुस्लिम तबका है और दीगर जो सेकुलर लोगों माइंड के लोग हैं वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि हुकूमत को इस पर जिस तरह से बिहार असेंबली में करारदाद जो पास की गई है, रेजोल्यूशन जो पास किया गया, इसी तरह से NPR के नफाज के ताल्लुक से भी हुकूमत को उसी फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे कदम उठाना चाहिए। और कल ही आपको बता दें विशाल कि कल बजट का इजलास था, बजट पेश किए गए थे, सालाना बजट 2020 और 21 के लिए जो बजट पेश किए गए थे उसमें ये इन सब बातों का तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अभी जो बजट इजलास चल रहा है और 28 मार्च तक जो है ना बजट चलेगा, तो उम्मीद है कि इसमें इसी असेंबली में इसमें रेजोल्यूशन जो है पास किया जा सकता है, इस पे जो है कोई फैसला आ सकता है। फ़िलहाल अभी हुकूमत इस पे तबादले ख्याल कर रही है, तमाम हमनवा जमात हैं जो कि JMM और कांग्रेस के साथ साथ वो राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के साथ जो है हुकूमत यहाँ पे तश्कील पाई है। और आप वाज़े तौर पे जानते हैं कि 1.5 माह कबल जो है ये हुकूमत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है वजूद में आई है और वाज़े अक्सरियत के साथ जो है ना ये हुकूमत तश्कील पाई है। तो इस ताल्लुक से हम बताना चाहेंगे विशाल कि उन्होंने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये जो है ना तरक्की का, पूरे आवाम की तरक्की का जो है ना उन्होंने वादा किया है। और कल के बजट में हालांकि अक़लियती महकमा के लिए कोई अलग से इलादा तौर पर कोई रकम तो मुख्तस नहीं की गई है और इस ताल्लुक से जो है हमने अरबाब इक़्तिदार से ज़रूर जो है बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो भी चीज़ें उनके जो मुतालबात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल किया जाएगा। और इसमें पिछली हुकूमत के ज़रिए जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा कि जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं तो उसमें हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। यहाँ के जो आदिवासी तबका है जो सबसे बड़ी आबादी है, उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो मुस्लिम अक़लियत की है, यानी सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक तकरीबन 15% जो है ना आबादी है। और मुस्लिम दानिश्वरों, उलमा इकराम और समाजी कारकुनान का ये वाज़े तौर पर कहना है कि जो मुस्लिम तबका है रियासत में वो तमाम शोबे हयात में पसमानदगी का शिकार है। हम ये थोड़ा माजी की तरफ जो है ना आपको बताना चाहेंगे विशाल की 15 नवंबर 2000 को इलाहा रियासत के तौर पे झारखंड का वजूद अमल में आया था और इससे रियासत की तश्कील के लिए जो तहरीकें चली थी उसमें मुसलमानों का भी बढ़ चढ़कर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने ये तवक्को थी कि बिहार से अलग होने के बाद उनकी तरक्की का इम्कान जो है तेज़ रफ्तार से रोशन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो आइनी हुकूक उन्हें मुत्तहदा बिहार में हासिल थे वो उन हुकूक से अब तक जो है महरूम है। पिछली जो है जो BJP की हुकूमत थी उसमें भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और एक पायदार हुकूमत की तश्कील का जो है ख्वाब देखा था और उसे वजूद में भी लाया था। लेकिन चंद 2-3 काम जो, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि
ये हज हाउस की तामीर, जो कि आलीशान हज हाउस, एक तारीख़ी जो है वो हज हाउस की तामीर में एक बड़ा ही फ़राख दिली का मुजाहरा किया वो साबका हुकूमत ने। उसके अलावा यहाँ पे अक़लियती हॉस्टल जो कि रिसालदार नगर डोरंडा में है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ एक हॉस्पिटल का भी क़याम किया और अक़लियती कमीशन का क़याम किया। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद देखा जाए तो उर्दू एकेडमी के ताल्लुक़ से और वक्फ़ बोर्ड को फ़ाल बनाने के ताल्लुक़ से, वक्फ़ बोर्ड की तश्कील के नए जो अभी डिफंक्ट है उसकी तश्कील के ताल्लुक़ से, या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की पायदार बनाने के ताल्लुक़ से और मदरसा बोर्ड की तश्कील के ताल्लुक़ से इस तरह का कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके अंदर ये मायूसी है। और आपको बता दें कि साबिक़ा हुकूमत ने ही जो है ना जो रियासत में नौशाद, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो वहाँ नई हुकूमत बन गई है और कुछ वक्त भी गुजर चुका है, ऐसे में क्या जो इसकी जो वजारत संभाल रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रेस ब्रीफिंग हुई है? क्या उन्होंने कुछ डेडलाइंस दिए हैं कि जितने वहाँ पर अक़लियती इदारे हैं जहाँ जहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा सका, मदरसों के जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहों का मामला है, उर्दू एकेडमी का मामला है, कब तक वो इसे आगे फंक्शन में ले आएंगे जो अभी डिफंक्ट पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए विशाल, हम ये बताना चाहेंगे कि अभी जो मदरसा है 186 मदरसे जो है ना मंजूर शुदा मदरसे बिहार के ज़माने से ही हैं, वो जो है ना ग्रांट उन्हें जो है ना तनख्वाह दी जाती थी सरकार की तरफ से, लेकिन मादी जांच के नाम पे मदरसा के जो मुलाजमीन हैं 36 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। और यहाँ पे झारखंड में 3 तरह के मदरसे हैं। एक मदरसा ये है जो SPQEM के तहत जो है ना वहाँ पे जो असातिज़ा इकराम है पूरे 186 मदरसों में तकरीबन 300 के लगभग, उनकी जो तनख्वाह है तकरीबन 4 साल से जो है तनख्वाह से वो महरूम है। उसी तरह से जो ग्रांट जो तो क्या कुछ उम्मीद बंधाई है अब नई सरकार ने? जी बिल्कुल विशाल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो चूँकि अभी नई तश्कील शुदा हुकूमत है और कल से बजट का इजलास शुरू हुआ और कल बजट भी पेश किया गया है। तमाम जो अरबाब इक़्तिदार हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद, आपका वक्त की कमी है। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।